मेरा नाम पुष्पा है और इस घटना में आप सभी ने देखा कि अब बस मैं और राजेश ही उस पर्वत पर खड़े हुए थे। बाकी हमारे दो साथी हार कर वापस उस पर्वत से नीचे उतर चुके थे। मेरे और राजेश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हमारा बहुत सारा पैक्ड खाना पूरी तरह से सड़ गया था। उस पर एक अजीब सी ही महक आ रही थी, पर हमारा जितना भी ताज़ी सब्जियां और फल वाला खाना था वो पूरी तरह से ताज़ा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ठंडे तापमान में तो खाना बहुत ही अच्छा होता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। हमें ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं है। ये प्रकृति अपने बनाए हुए सामान को बचा रही थी और हमारे सारे आर्टिफिशियल चीज़ों को नष्ट कर रही थी। पर ऐसा होने से हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास ताज़ी सब्जियां और फल ज़्यादा मात्रा में थे। इस वजह से हमें खाने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं और राजेश एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते जा रहे थे। हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि हमारी हालत अतुल जैसी हो जाए। इस वजह से हम दोनों ही एक दूसरे से लगातार बात कर रहे थे। आगे जाकर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी और हमें सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। हमें एक स्पीड बनाकर रखनी पड़ रही थी। अगर हम ज़्यादा तेज़ी से चढ़ते तो हमारी सांसें फूल जाती और शायद हम आगे की चढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई हमारा गला दबा रहा है। हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे थे। पर एक समय में राजेश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो मुझसे कहने लगा कि मेरा सर बहुत बुरी तरह से फट रहा है, मेरा बदन पूरी तरह से टूट रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे कैसे जाऊंगा। मुझसे और आगे नहीं जाया जाएगा। शायद मैं यहीं पर मर जाऊंगा। मैं राजेश से बात कर रही थी और उसे समझा रही थी कि ऐसा नहीं है, अब बस कुछ घंटों की बात है और हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया में हमारा ही नाम होगा। पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो कह रहा था कि नहीं, अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे नीचे ही जाना होगा, मुझे तुरंत ही नीचे जाना होगा। मैं अब ये चढ़ाई और नहीं कर सकता। मुझसे जितना हो सका मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर एक वक्त के बाद मुझे भी समझ आ गया था कि अब आगे की चढ़ाई राजेश की बस की बात नहीं है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम नीचे जाना चाहते हो तो चले जाओ, आगे की चढ़ाई मैं अकेले ही कर लूँगी। उसने मेरी बात मान ली, पर वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई कि आखिर ये ऊपर कहाँ जा रहा है। वो नीचे के बजाय ऊपर की तरफ, बाईं तरफ खाई की तरफ जा रहा था। वो कह रहा था कि यही सबसे ज़्यादा आसान तरीका है नीचे जाने का, मुझे तुरंत ही नीचे जाना होगा, मैं अब और यहाँ ऊपर नहीं रह सकता। और वो उस खाई से कूदने जा रहा था। मैं जैसे तैसे उसे अपनी पूरी ताकत से रोक कर रखी थी और उसे ज़बरदस्ती खींच कर मैं नीचे ले आई। मैंने उसे 2-4 झापड़ लगाए ताकि वो होश पर आ सके। जैसे ही वो होश में आया, मैंने उससे कहा कि तुम चुपचाप नीचे जाओ और ये सब हरकतें दोबारा नहीं करना। मैंने उसे नीचे जाते वक्त पूरी तरह से देखा जब तक वो गायब नहीं हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि वो खाई से कूदकर अपनी जान दे दे। ये सब देखने के बाद मैं पूरी तरह से समझ गई थी कि लोग इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्यों नहीं आते हैं। इस पहाड़ पर आने से लोग मना क्यों करते हैं।
मैं आगे बढ़ती गई, बस यही सोचकर कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास किया नहीं है, पर अगर मैं इस पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी और लोग मेरे आगे पीछे भागेंगे, ज़िंदगी में मेरा नाम हो जाएगा। बस चलते चलते शाम हो चुकी थी और मुझे अब कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी थी कि तभी मैंने देखा कि ऊपर से मुझे रोशनी नज़र आ रही थी। मैं भागते हुए उस रोशनी की तरफ जाने लगी कि देखने के लिए आखिर वो रोशनी कहाँ से आ रही है। तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक दुकान थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने पीने का सामान था। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। वो जगह लोगों से भरी पड़ी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मार्केट हो। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर लोग भी यहाँ ऊपर आ सकते हैं, पर कैसे? मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी। वो हिमाचल के एक गांव की तरह दिख रहा था, पर इन दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। दोनों ही जगहें बहुत दूर थी एक दूसरे से। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं किसी भी चीज़ को छूती तो मेरे हाथ पर सिर्फ बर्फ़ आती और वो लोग भी मुझे अनसुना कर देते। मैं समझ गई थी ये मेरा भ्रम है। मैं इस पहाड़ के जंगल में नहीं आना चाहती थी। मैंने तुरंत ही अपना टेंट लगाया और बस यही सोचकर मैंने वो पूरी रात बिता दी कि अगले दिन की सुबह मैं इस पहाड़ की ऊंचाई पर होंगी। जैसे ही अगले दिन की सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत से वापस से उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, बस यही सोचकर कि अब मैं फेमस हो जाऊंगी, मैं इस पहाड़ के तट पर पहुंच ही जाऊंगी। जब मैं ऊपर जा रही थी तो मुझे 2 साधु नीचे जाते हुए नज़र आ रहे थे। मैं उस भ्रम में वापस नहीं जाना चाहती थी। उन्हें इग्नोर करके मैं वापस ऊपर की तरफ जाने लगी। अब बस 100 मीटर की ही दूरी रह गई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सुना था लोग कहते हैं पहाड़ की ऊंचाई पर दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है, मानो जैसे वो जन्नत हो। जैसे ही मैं उस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंची, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी और वहाँ पर खड़े थे हर्ष, राजेश और अतुल और भी कई लोग। वो सभी मेरी तरफ मायूसी से देख रहे थे कि तुम भी नीचे आ गई पुष्पा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं नीचे आ गई थी। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे तुरंत ही एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया और 2 दिन के बाद ही मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला। उन सभी से बात करके पता चला कि मैं भी नीचे ही आ चुकी थी, पर ऐसा कब और कैसे हुआ इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ तक कि हमारे कैमरे पर भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे अब समझ में आया कि उस पहाड़ पर कोई अब तक क्यों नहीं चढ़